ओके तो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज। आज हम लोग K2 के फाइनल पार्ट को देखने वाले हैं। ये पार्ट पूरा मोनोलॉग एक्शन से और ट्विस्ट एंड टर्न से भरा पड़ा है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके पिछले पार्ट्स को जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत यूजिन और अना के फादर से होती है, जहाँ पर जंग से जून इससे ये पूछ रहा होता है कि आखिर ये अना को कहाँ भेजने वाली है। तो यूजिन इसको बताती है कि ये अना को लाफेल्ट भेज देगी। लाफेल्ट एक जगह है जो कि बेल्जियम में सिचुएटेड है। इंटरनेट पर अना की मॉम को काफी गंदा पोर्ट्रे किया जा रहा होता है, क्योंकि जंग से जून ने सारी सच्चाई पब्लिकली बता दी थी। यहाँ तक कि अना को इंटरनेट पर जो एंजल का टैग दिया गया था वो भी धीरे धीरे लॉस्ट होता दिख रहा था। यूजिन यहाँ जंग से जून के सामने काफी अच्छा बिहेव कर रही होती है, जैसे कि इसको अना की काफी ज्यादा फिक्र है। यहाँ तक कि इसको ये भी बता देती है कि कल अना ने इसको मॉम कहकर बुलाया था। लेकिन साथ ही साथ हम यूजिन के इवल लाफ को देखते हैं, जो कि ये बता रहा था कि ये सब अपने फायदे के लिए कर रही है। दूसरी तरफ अना के मेट्स इसके सारे सामान को पैक कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तो ये यहाँ से जाने वाली है। लेकिन इन लोगों को इस बात का डर था कि अना के जाने के बाद कहीं इन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल इन लोगों को इस फैमिली की सारी सीक्रेट्स पता हैं। तो इनको बस इसी बात का डर था कि कहीं जीन इनको मरवा ना दे। लेकिन यहाँ अना इन लोगों को समझाती है कि इन लोगों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इज्जत से इन लोगों को यहाँ से भेज दिया जाएगा। अना को दूर भेजने के साथ साथ यूजिन ने इसके सारी शर्तों को मंजूर कर लिया था, ताकि इसके और K2 के बीच में कोई आ ना सके। वहीं अगली सीन में हम जीन के सौतेले भाई चोय को देखते हैं, जो कि पार्क वॉन सू से मिलने के लिए गया होता है। चोय इससे दोस्ती करने के लिए इसके पास आया होता है, क्योंकि ये अकेले यूजिन को नहीं हरा सकता। और अभी इन दोनों की सिचुएशन एक ही है, दोनों सेम बोट पर सफर कर रहे हैं। अगर वो मेमोरी कार्ड यूजिन के हाथ लग गई तो वो तो उससे पार्क वॉन्सू को एक्सपोज कर देगी। इसीलिए ये चोय की मदद करे ताकि उससे ये मेमोरी कार्ड लाकर इसको दे सके, और बदले में ये उससे क्लाउड 9 भी लेना चाहता है। चोय ने JSS के मेन हेड को भी अपने तरफ कर लिया था, और तो और K2 भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अभी वो इंजर्ड है। अगर आपको मेमोरी कार्ड की स्टोरी नहीं मालूम कि उसमें कौन सा राज छिपा है, तो आप इसके पिछले पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि उस पार्ट में K2 ने उस एविडेंस को छिपा दिया था और अभी वो इंजर्ड है, इसीलिए किसी को नहीं मालूम कि वो मेमोरी कार्ड अभी कहाँ है। अब हम K2 को देखते हैं, जिसको धीरे धीरे होश आ रहा था। इसको पता चलता है कि सबसे छिपते छिपाते इसको यहाँ पर रखा गया है। इसको डॉक्टर से ये भी पता चलता है कि जब ये कल बेहोश था तो इससे मिलने के लिए अना यहाँ पर आई थी। क्योंकि अभी K2 क्लाउड 9 में है, तो ये यहाँ इसकी फैसिलिटी से पता कर लेता है कि कल अना ने यहाँ आकर क्या क्या किया था। क्लाउड 9 में वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कौन यहाँ पर आया था और कौन यहाँ से गया। मैं आपको फिर बता दूं कि क्लाउड 9 जो 9th फ्लोर पर सिचुएटेड है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक सिस्टम है, इसीलिए चोय इसके पीछे पड़ा है। खैर K2 रिकॉर्डिंग में देख रहा होता है कि कैसे अना इसको उस हाल में देखकर रो रही थी। देन फिर वो इसको किस भी करती है, और फाइनली वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी करती है कि वो इससे प्यार करती है। इतना सब देखने के बाद बेचारा ये भी इमोशनल हो जाता है। यूजिन खुशी से K2 को देखने के लिए भागते हुए आ रही होती है, लेकिन जब ये देखती है कि वो अना की रिकॉर्डिंग देख रहा है तो इसके फेस पर हमें एक अजीब सा रिग्रेट देखने को मिलता है, और ये मन ही मन कह रही होती है कि प्यार बांटने के लिए नहीं होता। खैर अब ये इसके पास आती है और इससे पूछ रही होती है कि इसने उस मेमोरी कार्ड को कहाँ छिपाया है, ये जल्दी बता दे ताकि ये लोग उस तक पहुँच जाए। पर K2 यहाँ कहता है कि मैंने उस मेमोरी कार्ड को तुम लोगों को देने के लिए नहीं चुराया है, बल्कि मैं उससे पार्क वॉन्सू को बर्बाद करना चाहता हूँ। तो इस पर जीन भी कहती है कि हम दोनों का तो मकसद एक ही है, तो फिर तुम मुझे वो क्यों नहीं देना चाहते। तब ये बताता है कि उस मेमोरी कार्ड में कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं जिससे तुम्हारा JB ग्रुप भी तबाह हो सकता है, और साथ ही साथ उसमें चोय से भी रिलेटेड काफी सारे सबूत थे। K2 उस मेमोरी कार्ड से यूजिन को भी ब्लैकमेल और इसको कंट्रोल करना चाहता है, ताकि ये अना को इससे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसको अभी नहीं पता कि यूजिन अना को कहीं दूर भेज रही है। ये सारी बातें सुनकर जीन भी शॉक्ड हो जाती है कि K2 अब मुझे कंट्रोल करना चाहता है। एट लास्ट ये इससे कह रही होती है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो इस पर K2 कहता है कि तुम्हें ऐसा दोस्त चाहिए जो तुम्हारी पूजा करे, क्योंकि तुम लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हो। K2 को भी अब यही लगता है कि यूजिन ने ही अना की मॉम को मरवाया है, और आगे तुम अपने फायदे के लिए किसी को भी मरवा सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। खैर इधर इनकी बातें चल ही रही होती है, तब तक उधर वो चीफ जो कि चोय से मिल चुका था, वो मौका देखकर चोय और उसकी टीम को यहाँ बुला लेता है। चोय अपने और पार्क वॉन्सू के बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पहुँच
पहुंचता है और जेएसएस के एक एक बॉडीगार्ड को मार गिराता है। ये लोग तादाद में काफी ज्यादा थे, इसीलिए जेएसएस के लोग इससे मुकाबला नहीं कर पाते। चॉय के पास एक बड़ा सा बॉक्स भी होता है जिसे लेकर और इस बुढ़े की मदद से ये सीधा क्लाउड 9 पहुंचता है। इधर ये सारे चॉय के लोग जेएसएस वालों को हॉस्टेज बना रहे होते हैं। केटू जब उस बॉक्स को देखता है तो वो जीन को बताता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर बॉम्ब लेके पहुंच गया है। जीन अपने चीफ पर काफी भड़क रही होती है क्योंकि इसने इससे दगाबाजी की थी। इधर बाहर हम देखते हैं चॉय के आदमी धीरे धीरे जेएसएस के सभी लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं, लेकिन जेएसएस की डॉक्टर और वो ट्रेन मास्टर जिसका नाम मास्टर सॉन्ग था, जो लोगों को ट्रेन करने का काम करता था, वो अभी भी चॉय के लोगों से छिप रहे होते हैं। मास्टर सॉन्ग आखिर तक चॉय के आदमियों के हाथ नहीं आता। खैर इधर चॉय बॉक्स को ओपन करता है और बॉम्ब को 2 आवर पर सेट कर देता है। इट मीन्स कि 2 घंटे के बाद ये बॉम्ब अपने आप फट जाएगा। तब तक ये लोग आराम से बातचीत और नेगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन इस इंटेंस सिचुएशन में भी K2 क्लाउड 9 के मिरर सिस्टम से ये पूछ रहा होता है कि अभी ऐना कहाँ है। यूजिन की तो दुनिया ही खत्म हो जाती है जब इसको पता चलता है कि इतनी बड़ी मुसीबत में ये इसकी फिक्र करने के बजाय अना को याद कर रहा है। वेल K2 भी अपनी जगह सही था क्योंकि एट द एंड इसको प्रोटेक्ट तो अना को ही करना है और अभी भी ये वही कर रहा है। जीन K2 को बता ही देती है कि अभी अना एयरपोर्ट पर होगी क्योंकि वो लाफील्ड के लिए निकल रही है। मीनवाइल हम अना को देखते हैं जो एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। इसके साथ जीन के सेक्रेटरी, 2-4 बॉडीगार्ड्स और इसके मेड्स होते हैं। इधर यूजिन को पार्क वॉन शू का कॉल आता है जो अपनी सारे शर्तें इसके सामने रख रहा था, मतलब कि इसको वो मेमोरी कार्ड चाहिए जो K2 ने चुराया है और चॉय को क्लाउड 9 चाहिए ताकि ये अपनी बहन जितना पावरफुल बन सके। यूजिन ना अपने भाई से और ना ही पार्क वॉन शू से डर रही होती है। इसने अपना एटीट्यूड मेंटेन करके रखा था। ये किसी भी तरह की नेगोशिएशन नहीं करना चाहती। ये पार्क से डायरेक्ट कहती है कि मेरे पास कोई मेमोरी कार्ड नहीं है और ये सच भी था क्योंकि K2 ने अभी तक इन लोगों को वो मेमोरी कार्ड हैंड ओवर नहीं की थी। इसीलिए अब वो पार्क वॉन K2 से पूछ रहा होता है कि तुमने मेमोरी कार्ड को कहाँ छिपाया है, बट K2 यहाँ मेमोरी कार्ड के बदले पार्क वॉन शू से पैसे मांग रहा था। दरअसल ये अभी ऐसा दिखावा कर रहा होता है कि ये अभी उसके साइड में है। अगर पार्क इसको पैसे देगा तो ये उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। यूजिन मन ही मन सोच रही होती है कि K2 इतना बड़ा गद्दारी कैसे कर सकता है, ये पार्क वॉन शू के साथ कैसे मिल गया। इसीलिए अब K2 यहाँ से जा रहा होता है ताकि वो मेमोरी कार्ड को पार्क वॉन शू को दे दे और जाते जाते ये जीन से भी कहता है कि तुम्हें क्लाउड 9 को पीछे छोड़ देना चाहिए, मतलब कि चॉय को दे देना चाहिए और अब ये दोबारा यहाँ पर नहीं आने वाला। K2 जब यहाँ से जा रहा होता है तब जीन उससे वही डायलॉग मारती है जब ये लोग पहली बार मिले थे कि अगर हम सही हालातों और वक्त में मिले होते तो बात कुछ और होती। उसे याद करते हुए कहती है फेयरवेल किम जेहा। कहीं ये बंदा सच में इसको डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है कि K2 के दिमाग में कोई और प्लान हो। वेल जब K2 यहाँ से चला जाता है तो पहली बार हम इस लेडी को रोते हुए देखते हैं। इसे सच में K2 के जाने का बुरा लग रहा होता है, बट सेम टाइम में ये अपने आंसू भी छुपा रही थी। ऑन द अदर हैंड हम ऐना को देखते हैं जिसका प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। इसकी दोनों मेट्स काफी इमोशनल हो जाती है, क्या पता ये लोग दोबारा मिले या ना मिले। अना को वेट था कि शायद इसके फादर इससे मिलने के लिए आएंगे, बट वो तो आए ही नहीं। इधर यूजिन अपनी असली रूप में आती है। ये अपने मिरर सिस्टम की हेल्प से सारे फोन को डिस्कनेक्ट करवा देती है, यहाँ तक कि ये लिफ्ट को भी बंद कर देती है ताकि यहाँ से कोई बाहर ना जा सके। और यहाँ जो भी चल रहा होता है ये लाइव अपने सेक्रेटरी के फोन में उसे दिखा देती है, जिसके बाद इसके बचे खुचे सभी लोगों को पता चल जाता है कि यूजिन खतरे में है और अब ये एक एक करके अपने एनिमीज को डाउन करने वाली है। इसका पहला टारगेट होता है वो चीफ जिसने इसको धोखा दिया था। ये अपने मिरर सिस्टम से पता करती है कि चीफ की पूरी फैमिली यूएस में रहती है, इसीलिए यूजिन यूएस में अपने एक एजेंट से कहकर इसके फैमिली वालों को मारने के लिए भेजती है। इस बुढ़े की तो फट जाती है जब इसको पता चलता है कि ये औरत बैठे बैठे क्या से क्या कर सकती है। आगे ये चीफ घुटनों के बल बैठकर यूजिन से माफी मांगने लगता है क्योंकि यूजिन को धोखा इसने दिया है, ना कि इसकी फैमिली ने। चीफ यूजिन से काफी माफी मांग रहा होता है ताकि ये फैमिली वालों को कुछ न करे, भले ही बदले में ये इसकी जान ले ले। तो यूजिन कहती है कि ठीक है तुम अपनी ही जान दे दो, जिसके बाद ये बुढ़ा खुद को ही गोली मार लेता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये औरत कितनी चालाक है। चॉय भी अपने सिस्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन यूजिन कहती है कि फिक्र मत करो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। वेट, चॉय के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं जो इसके साथ आए थे, यूजिन उनसे कहती है कि जो सबसे पहले इसको मारेगा मैं उसका घर पैसों
पैसों से भर दूंगी। जिसके बाद इसके ही लोग इसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चॉय ने अपनी बहन को बहुत ही हल्के में ले लिया था। ये अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग भूल रहे हो कि इस बॉम्ब का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। जीन भी सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो चॉय को सिर्फ डराना चाहती थी। इधर केटू उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उस मेमोरी कार्ड को छुपाया था जिसमें पार्क वॉन सू से रिलेटेड सबूत थे। ये मेमोरी कार्ड जब पार्क के एजेंट को देता है तो ये बंदा इसे लेने के बाद इसको मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एन वक्त पर यहाँ पर चीफ जो पहुंचते हैं जो उस एजेंट को शूट करके मार देते हैं और केटू को बचा लेते हैं। हालांकि ये प्लान भी इसी का था, इसने ही चीफ जो को इन्फॉर्म किया था यहाँ पर आने के लिए। बाद में केटू जंग से जून से भी मिलता है और क्लाउड 9 के बारे में बताता है कि कैसे वहाँ चॉय बॉम्ब लेकर घुस आया है, लेकिन जंग से जून को यूजिन की ज्यादा फिक्र नहीं होती। इसे तो वो मेमोरी कार्ड चाहिए था जो केटू के पास होता है क्योंकि इससे ये पार्क वॉन शू को ब्लैकमेल करेगा और आसानी से प्रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ चीफ जो और केटू में थोड़ी सी बहस हो जाती है। केटू इस मेमोरी कार्ड से पार्क वॉन शू और चॉय को एक्सपोज करना चाहता था, वहीं जंग से जून इस मेमोरी कार्ड से सिर्फ पार्क वॉन शू को ब्लैकमेल करना चाहता था। लेकिन फाइनली एट द एंड केटू वो मेमोरी कार्ड जंग से जून को दे ही देता है और खुद पार्क वॉन सू को मारने के लिए यहाँ से निकल जाता है। जंग से जून अब यूजिन को बताता है कि अब वो मेमोरी कार्ड मेरे पास है। इट मीन्स कि पार्क अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चॉय की हालत तो खराब होती दिख रही होती है क्योंकि इसने और पार्क ने जो सपना देखा था जीन को बर्बाद करने का वो टूटता नजर आ रहा था। लेकिन इधर ये बुढ़ा पार्क वॉन सू ये भी है एक पॉलिटिशियन जो कि आसानी से हार नहीं मानने वाला, इसीलिए अब ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है। ये अपने आदमियों से कहकर अना को किडनैप करने का प्लान बनाने लगता है। अना का प्लेन बस टेक ऑफ करने ही वाला था। ये केटू के पिक्चर्स को देखकर इमोशनल हो ही रही होती है। तभी दो पुलिस वाले आते हैं जो इसको यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। ये पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही आदमी थे जो कि अना को किडनैप करने के लिए आए थे। इधर केटू सबको मारते पीटते पार्क के ठिकाने पे पहुँचता है क्योंकि इसके सर पर खून सवार था। इसे बस किसी तरह पार्क से बदला लेना था। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इसको पता चलता है कि यहाँ तो पार्क है ही नहीं। इनफैक्ट उल्टा इसको ये पता चलता है कि उन्होंने अना को किडनैप कर लिया है। ये बंदा पूरी तरह से इंजर्ड था मगर फिर भी ये बहुत हार्ड फाइटिंग करता है, एक एक की लंका लगा देता है। इधर पार्क तो अना को लेके कहीं और ही छिपा था। ये जंग से जून से डिमांड कर रहा होता है कि अगर वो अना को सेफ देखना चाहता है तो वो मेमोरी कार्ड इसके हवाले कर दे। अगर इन लोगों ने डेटा कॉपी भी करने की कोशिश की तो ये लोग अना को जान से मार देंगे। अगली सीन में हम केटू को देखते हैं। इसको उस जगह के बारे में पता चल गया था जहाँ पर पार्क ने एना को रखा था। जब ये यहाँ पहुँचता है तो पार्क के गुंडे इस पर टूट पड़ते हैं। इस बार इसकी धुलाई कुछ ज्यादा ही हो जाती है और इसके सामने ही वो लोग अना को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे होते हैं। ये सीन बिल्कुल एपिसोड 1 के जैसा था जब अना कार के अंदर होती है और इससे हेल्प मांग रही थी। खैर बाद में ये पार्क के सेक्रेटरी से पता कर ही लेता है कि वो लोग अना को क्लाउड 9 लेकर जा रहे हैं क्योंकि चॉय भी वहीं पर है और यहाँ तक कि इसके सारे बॉडीगार्ड्स भी वहीं पर है तो नेगोशिएशन करने में आसानी होगी। खैर यहाँ हमें और केटू को एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है। जो बॉम्ब चॉय क्लाउड 9 लेकर गया है वो कभी भी डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि अगर वो एक बार एक्टिवेट हो गया तो उसे बंद नहीं किया जा सकता, वो ब्लास्ट होके ही मानेगा। और ये बात खुद चॉय को भी नहीं मालूम है। पार्क वॉन सू इसके साथ भी खेल गया। आपको याद होगा कि चॉय के आदमियों ने जेएसएस के सभी बॉडीगार्ड्स को हॉस्टेज बना लिया था मगर अभी भी मास्टर सॉन्ग उनके पकड़ में नहीं आए थे। इसीलिए ये धीरे धीरे चॉय के आदमियों को मार मार कर उनका यूनिफॉर्म पहनकर अपने लोगों को बचा रहे होते हैं। बाद में पार्क के आदमी जब अना को यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये लोग अना को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। इजी पीजी। ये बुढ़ा तो बहुत ही चालाक निकला। लेकिन जब मास्टर सॉन्ग अना को प्रोटेक्ट करते करते इसको बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जब इन्होंने अना के फेस पे अपना हाथ रखा था तो इसे कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। अना को पता चलता है कि उस दिन जब इसकी मॉम मर रही थी उस दिन मास्टर सॉन्ग ही थे जिन्होंने अना के फेस पे लाइट मारकर इनका मुंह बंद किया था। कहीं मास्टर सॉन्ग ने ही अना की मॉम को तो नहीं मारा? ये तो एक और प्लॉट ट्विस्ट है। इधर इन लोगों की खींचातानी नेगोशिएशन अभी तक चल ही रहा होता है। जीन चॉय से कह रही होती है कि अपना बॉम्ब उठाओ और निकल जाओ यहाँ से क्योंकि ना ही पार्क वॉन सू को वो मेमोरी कार्ड मिलने वाला है और ना ही तुमको क्लाउड 9 मिलेगा। इसके सेक्रेटरी से इसको पता चलता
चलता है कि धीरे धीरे ये लोग चॉय के आदमियों को मारकर उल्टा उन्हीं लोगों को हॉस्टेज बना रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि अना अभी तक मिसिंग है। वो बेसमेंट में पार्क के आदमियों के बीच फंसी हुई होती है। जब जीन को पता चलता है कि अना अभी तक यही है तो ये काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इसने उसको भेजने का बंदोबस्त तो काफी पहले किया था। फिर उसको पता चलता है कि कैसे पार्क ने अना को किडनैप करवाया। चॉय बेचारा मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। इसके अंदर अभी भी उम्मीद बाकी थी। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जंग से जून पहुँचता है और देखते ही देखते केटू भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि खून में पूरा लथपथ था। एंड गेस व्हाट, ये इस हाल में भी सबसे पहले अपने आदमियों से ये पूछता है कि अना कहाँ है। थोड़ी अपनी फिक्र भी कर लो यार। खैर, जब इसको पता चलता है कि ऐना अभी भी मिसिंग है तो ये सीसीटीवी की हेल्प से उसे ढूंढने की कोशिश करता है और सीधा अना के पास पहुंचता है। मैन, ही इज ट्राइंग टू सेव अना एनी हाउ इन दिस कंडीशन। व्हाट अ बॉडीगार्ड ही इज। थोड़ी देर ढुसुम ढुसुम करने के बाद ये अना को समहाउ बचा ही लेता है, लेकिन इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, जिसके बाद इसको यहाँ से इलाज के लिए भेज दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जीन की सेक्रेटरी अना को Cloud9 लेकर आ रही होती है, लेकिन यहाँ मौका देखकर चॉय अपना गन निकालता है और जो यूजिन की सेक्रेटरी होती है उसके पैर पे गोली मारता है। एंड देन ये अना को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये बंदा भी काफी चालाक निकला, अंत तक उम्मीद नहीं हारी। खैर, अब अना गन पॉइंट पर है तो ये जंग से जून से डिमांड करता है कि वो मेमोरी कार्ड तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। लेकिन यहाँ यूजिन जंग से जून को रोक रही होती है कि वो मेमोरी कार्ड को ना दे। लेकिन गेस व्हाट, ये बंदा यूजिन को भी सूट कर देता है। पर भाई, वो तो तेरी बहन थी। बेचारा जंग से जून, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो मेमोरी कार्ड को इसको दे ही देता है। उधर बाहर बैठा पार्क वन सू अपनी एक चाल और चलता है, क्योंकि ना तो उसके पास अब मेमोरी कार्ड है और अना भी उसके चंगुल से बच निकली। तो वो क्या करता है, इस पूरे बिल्डिंग के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ही कटवा देता है ताकि वो लोग वहीं फंस जाए, बॉम्ब फटे और सभी लोग मारे जाए और साथ ही साथ वो मेमोरी कार्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाए। इधर जब चॉय को पता चलता है कि अब बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी कट हो गया है, जिसकी वजह से लिफ्ट बंद पड़ गई है, तो अब ये भी काफी हैरान और परेशान हो जाता है कि अब ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि इन लोगों के साथ ये भी यहाँ फंस चुका था। इसीलिए अब ये बंदा जीन के पास जाकर माफी मांगने लगता है कि हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा ताकि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकूं और हम लोग बॉम्ब से सरवाइव कर जाएं। थोड़ी देर पहले इस बंदे ने जीन को गोली मार रहा है और अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जीन इसकी मदद करे। वाह, जब ये देखता है कि जीन इसकी मदद नहीं करने वाली तो ये खुद ही यहाँ से निकलने के तरीके ढूंढने लगता है। इधर जंग से जून अना को जीन की हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि इसका खून काफी बह रहा था। अपने आखिरी वक्त में यूजिन अना को वो सच बताती है जो ये शुरू से जानना चाहती थी कि आखिर इसकी मॉम को किसने मारा है। ये बताती है कि तुम्हारी मॉम को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे फादर ने मरवाया है। जी हाँ, यूजिन के बाप ने। दरअसल ये कहानी काफी लंबी होती है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जीन के फादर को पता चल गया था कि यूजिन और जंग से जून के बीच एक कोई तीसरी लेडी है जिसका नाम यमहेरीन है, मतलब कि अना की मॉम, जो जून और जीन के रिश्ते में दखल अंदाजी कर रही है। अब हम वो सीन को भी देखते हैं कि लिटरली उस दिन क्या हुआ था। जीन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इसके फादर ऐसा कुछ करे, मतलब कि अना की मॉम को हर्ट करे, लेकिन फिर भी उन्होंने मास्टर सॉन्ग से कहकर रीन को मरवा दिया। लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। जब रीन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब भी उसे बचाया जा सकता था। जब मास्टर सॉन्ग इस घटना को अंजाम देकर यहाँ से निकल रहे थे तो उसके बाद इस कमरे में यूजिन आती है। रीन जीन से हेल्प मांगती है कि वो इसकी मदद करे, मतलब कि इसको हॉस्पिटल लेके जाए। ये मरना नहीं चाहती, मगर यूजिन ऐसा नहीं करती। यहाँ तक कि इसको ये भी पता था कि मास्टर सॉन्ग अना को लेकर दरवाजे के पीछे छिपे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई एक्शन नहीं लेती। इट मीन्स कि इसने देखकर भी अनदेखा किया। तो गाइस, क्या हम यूजिन को भी मर्डरर कंसीडर कर सकते हैं? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं, क्योंकि उस दिन छोटी अना ने यूजिन को देख लिया था, इसीलिए बचपन से लेकर आज तक ये यूजिन को अपनी मॉम की कातिल समझती आई है। बैक टू प्रेजेंट, केटू जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जब उसको सारी चीजें पता चलती है तो वो Cloud9 के अंदर जाने के तरीके ढूंढने लगता है। Cloud9 जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो कि लिफ्ट था, वो भी अब बंद हो चुका। तो इसीलिए ये एक रस्सी की मदद से नीचे जाता है
है। चोई भी नीचे इधर उधर कहीं भटक रहा था। जब ये केटू को नीचे आता हुआ देखता है तो ये बंदा क्या करता है कि फिर अना के पास जाता है, फिर उसे गन पॉइंट पर लेता है ताकि केटू इसका कुछ बिगाड़ ना सके। और इसी खींचातानी के बीच वो मेमोरी कार्ड फिर से एक बार चोई के हाथ से गिर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। हाय रे इसकी फूटी किस्मत, मेमोरी कार्ड भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। अब चोई केटू से ये डिमांड करता है कि सबसे पहले इसको यहाँ से बाहर निकाला जाए, नहीं तो ये अना को मार देगा। केटू जिस रस्सी से नीचे आया था ये उसी रस्सी की मदद से चोई को ऊपर भेज रहा था, लेकिन ये हरामी जाते जाते केटू के पैर में गोली मार देता है और तो और ऊपर पहुंचने के बाद वहां से रस्सी भी फेंक देता है ताकि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कोई ना जा सके। अबे कितना घटिया आदमी हो यार तुम। खैर बॉम्ब फटने में ज्यादा समय नहीं था, 10 मिनट ही बचे थे, लेकिन केटू के पास अभी भी एक प्लान था जिससे ये लोग नीचे से ऊपर जा सकते थे। ये अपने साथियों से कहता है कि भले ही ये नीचे से ऊपर ना जा पाए लेकिन ये नीचे से और नीचे तो जा ही सकता है ताकि ये लोग बॉम्ब से सिर्फ सरवाइव कर सके। लेकिन इसके लिए जेएसएस के लोगों को तार काटना होगा जो कि वो लोग अपनी गन की हेल्प से आराम से कर सकते हैं। वेल केटू अब क्लाउड9 आता है और यहाँ से सभी को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूजिन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब इसको शांति चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। इसने अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया। ये खुद यहीं रह जाती है और सबको यहाँ से बाहर भेज देती है। यूजिन को छोड़कर सभी वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग लिफ्ट में पहुँचते हैं। केटू अपने साथियों से कहता है कि वो लिफ्ट के तार को काट दे, जिसके बाद सभी अपने गन को फायर करके तार को काटने लगते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं था, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ हमें एक ट्विस्ट और देखने को मिलता है। जंग से जून अना के साथ ना जाकर खुद यूजिन के पास रहने का फैसला करता है, क्योंकि इसके होने या ना होने से अना को तो कभी फर्क पड़ा ही नहीं। ये कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया, जो कि सच भी था। ये केटू को कहता है कि वो अना का ख्याल रखे और इतना कहकर वो लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। मतलब कि इसने भी अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया। ये वापस क्लाउड9 आता है और यहाँ आने के बाद ये किसी तरह बॉम्ब को खींचते हुए क्लाउड9 के अंदर लाता है ताकि अगर ये ब्लास्ट हो तो ज्यादा नुकसान ना हो। जब ये कम्प्लीटली बॉम्ब को अंदर लेकर आ जाता है उसके बाद जीन इससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। बट जंग से जून कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। यूजिन को जब पता चलता है कि जंग से जून यहाँ से नहीं जाने वाला तो ये काफी इमोशनल हो जाती है। पूरे ड्रामा में हमने देखा कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी। ये बस नाम के कपल होते हैं, लेकिन इस वक्त पर जंग से जून अपनी आखिरी शब्द ये कहता है, क्या तुम दूसरी दुनिया में मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? दूसरी दुनिया बोले तो मरने की बात की दुनिया। और इतना कहते हुए ये यूजिन को गले लगा लेता है। यूजिन को हम लोग जितना बुरा समझते थे ये उतनी बुरी नहीं है, मतलब कि ये बुरी है उतनी भी नहीं। अगर तुम लोगों के मन में सवाल है कि ऐसे आखिरी मोमेंट पर जंग से जून कैसे बदल गया, तो मैं बताता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले जब जंग से जून मेमोरी कार्ड लेकर यहाँ पर आया था तब जीन उससे ये कार्ड मांग रही होती है, मगर ये उसे देने से मना कर देता है क्योंकि इस मेमोरी कार्ड से वो यूजिन को कंट्रोल करना चाहता था। क्योंकि हमें पता है कि उसमें जेबी ग्रुप से भी रिलेटेड एविडेंस थे। तभी यूजिन इससे पूछती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, जिस पर जून कहता है कि मेरे प्रेसिडेंट बनने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होगा, इसीलिए अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रेसिडेंट बनूं या ना बनूं। वैसे भी मैं प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल बन सकूं, क्योंकि यूजिन एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस वुमेन थी। वहीं जंग से जून एक लप्पू सा पॉलिटिशियन। जंग से जून के नफरत का एक वजह ये भी था कहीं ना कहीं ये भी अना की मॉम का कातिल इसको ही मानता था। लेकिन इसी बीच जीन कन्फेस करती है कि इसने अना की मॉम को नहीं मारा है और ना ही मैंने उसको किसी से मरवाया है। तब जून इससे ये कहता है कि तुम हमेशा से ये क्यों दिखावा करती रही कि तुमने ही उसे मारा है। तो जीन कहती है कि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, और इसी तरह करके यूजिन अपनी सारी सच्चाई जंग से जून को बता देती है जैसे इसने अना को बताया था। प्रेजेंट में यूजिन इसको सॉरी भी कह रही होती है। तभी अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और दोनों रेस्ट एंड पीस हो जाते हैं। एंड मोमेंट में हमें ये लग रहा होता है कि बॉम्ब धमाके में केटू और अना भी मारे गए, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसके दोस्त और चीफ जो काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों सेफ है और उन्हें आराम से रेस्क्यू कर लिया जाता है। ड्रामा की एंडिंग में हम देखते हैं केटू के ऊपर जितने भी एलिगेशन थे वो सारे हटा दिए जाते हैं। K1 और J4 की कहानी भी सेटल होती हुई दिख रही होती है। यूजिन की सेक्रेटरी चोई को
को मारकर इससे अपना बदला ले लेती है। बेचारा पार्क वन शू को फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया जाता है क्योंकि केटू और अना ने दोनों मिलकर उस मेमोरी कार्ड को मीडिया में सेंड कर दिया था। ये दोनों भी अपनी लाइफ हैप्पी बिताने लगते हैं और दोस्तों इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ये चैनल मेरा नया है। मेरे पुराने चैनल को यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया था ड्यू टू कॉपीराइट। अब एक्सप्लेनेशन के चैनल पे ये सब तो होता ही रहता है। इस ड्रामे को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था क्योंकि ये काफी अच्छा ड्रामा है। अगर टाइम मिले तो तुम लोग इसको नेटफ्लिक्स पर चेकआउट जरूर करना, वरना जुगाड़ लगा के भी देख सकते हो। खैर सब्सक्राइब करके लाइक मारो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को एक नए ड्रामा में।